नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी निबंध पढ़ेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो लगाया गया है। संपूर्ण निबंध, इस वीडियो में हम संपूर्ण निबंध देखेंगे। जितने भी निबंध नेट के परीक्षा में लगाया गया है उन सभी निबंधों को हम देखेंगे एक एक करके। यह एक संपूर्ण वीडियो है पूरे निबंध का। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको और भी अगर जानकारियाँ चाहिए, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक के संदर्भ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर के वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपना निबंध पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो निबंध है वो कौन सा निबंध है? तो वो हमारा निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह जो निबंध है वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। हम इस निबंध को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय न जाया करते हुए हम अपने निबंध को पढ़ते हैं। यह जो निबंध है, इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस निबंध में वे निज भाषा पर और इसके साथ ही स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। तो चलिए इस निबंध को हम विस्तार से देखते हैं। इस निबंध में क्या क्या है, तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम ये हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में छपा हुआ था 1884 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह निबंध 1884 में बलिया के दादरी मेला में भाषण के रूप में दिया हुआ था। यह भाषण देशोपकारिणी सभा के माध्यम से दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक बार लोगों का आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के सुख दुख को जानना तथा शहर से गृहस्थी के उन चीज़ों को गांव ले जाना है जो वहां पर उपलब्ध नहीं होते। पुराने समय में जैसे बहुत सी चीज़ें शहरों में ही सिर्फ मिलती थी, गांव में नहीं, तो इसलिए वो मेला लगता था कि लोग आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे से मिलें, अपना सुख दुख बांटें और अपनी ज़रूरत का भी सामान अपने गांव लेके जाएं। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि निबंध में त्यौहार, उपवास, गंगा स्नान आदि के महत्व एवं उनके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। उपवास का उद्देश्य शरीर को शुद्ध रखना बताया गया है। त्योहारों को म्यूनिसिपॉलिटी कहकर संबोधित किया गया है। इम्पोर्टेंट बात है, क्या कहकर संबोधित किया गया? तो म्यूनिसिपॉलिटी कह करके। निबंध में हरिश्चंद्र जी ने भारतीय लोगों को निम्न संबोधनों से संबोधित किया है। उन्होंने भारतीयों को रेल की गाड़ी कहा है, कुएं का मेढक कहा है, काठ का उल्लू कहा है और पिंजड़े में गंगा राम कहा है। तो यह जो है कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि हरिश्चंद्र जी ने भारतीयों को किन किन शब्दों से संबोधित किया है, या फिर इनमें से निम्नलिखित में से कौन से शब्द से संबोधित नहीं किया है। तो इसमें उन्होंने रेल का गाड़ी कहा, कुएं का मेढक कहा, काठ का उल्लू कहा और पिंजरे में गंगा राम कहा। आगे देखते हैं। निबंध में 3 प्रकार के मेढक बताए गए हैं। कौन कौन से? पहले तो मतलब ये जो मेढक है वो भारतीयों का प्रतीक है, और किस प्रकार से उन्होंने 3 प्रकार के भारतीयों को बताया मेढक के को प्रतीक रख करके। पहला मेढक उच्च वर्ग का प्रतीक है जो बोलता है जौक शौक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पहला मेढक क्या बोल रहा है? जौक शौक, और ये उच्च वर्ग का प्रतीक है। दूसरा जो मेढक है वो मध्यम वर्ग का प्रतीक है, बोलता है गुम राग। आगे जो तीसरा मेढक है वो निम्न वर्ग का प्रतीक है, वो कहता है गए हम। सॉरी, जो दूसरा है वो बोलता है गुम सुम। दूसरा है जो बोलता है गुम सुम, और तीसरा जो है वो बोलता है गए हम। वो निम्न वर्ग का प्रतीक है। आगे देखते हैं। अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण, हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने विकास के समान अवसर पैदा किए, जिसकी वजह से हमारे भारत में औद्योगिकरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य देखने को मिलता है। ये हरिश्चंद्र जी मानते हैं कि अंग्रेज भले ही हमारे देश में आकर अत्याचार किए, जुल्म किए, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो विकास का जो मार्ग था उन्होंने ही स्टार्टिंग की है। हमारे देश में विकास के मार्ग को उन्होंने ही खोला है। आगे अगर हम देखें तो निबंध में राजभक्ति को महत्व दिया गया है। अंग्रेजों की प्रशंसा शिक्षा के क्षेत्र में, यंत्रीकरण के क्षेत्र में और समाजीकरण के क्षेत्र में की गई है।
अगला बात करें तो निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजों और भारतीयों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हैं, जिसका मुख्य कारण इंग्लैंड और भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाना है। आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट है वो यह है कि निबंध में हास्य एवं व्यंग की शैली को अपनाया गया, जिसके माध्यम से भारत के लोगों को दिखावापन, जो भारत के लोगों के अंदर दिखावापन है उसे दर्शाया जा सके। विशेष करके राजाओं के मध्य हकीमों की झूठी जो शान शौकत खुशामद थी, उस पर इन्होंने व्यंग करने का बहुत अच्छा कार्य किया है। आगे अगर हम देखें तो अगला बिंदु यह है कि हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अगर किसी भी देश का विकास करना है तो सबसे पहले अपने धर्म का विकास करना चाहिए, क्योंकि धर्म की उन्नति ही सभी उन्नतियों का मूल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है इन्होंने। अगला अगर हम बिंदु देखें, अगला बिंदु यह है कि धर्म की उन्नति के लिए हमें अपनी भाषा का विकास करना चाहिए। अगर हमें समाज का विकास करना है तो पहले अपने धर्म का विकास करना है। अगर धर्म का विकास करना है तो उससे पहले हमें अपनी भाषा का विकास करना है। लेकिन धर्म के नाम पर होने वाली सांप्रदायिकता, संकीर्णता, जातिवादिता इत्यादि जो उत्पन्न होता है, बैर भाव, ऊंच नीच, इन सब से उन्होंने दूर रहने की बात कही है। अपने धर्म का विकास करो पर दूसरे के धर्म का अपमान न करो। मेन मुद्दा जो है वो ये रहा है। निबंध में अगर हम देखें तो कुरीतियों पर, आडंबरों पर, पाखंडों पर और अंधविश्वासों पर भी व्यंग करने का कार्य किया है इन्होंने। इन्हें त्याग कर इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया। बोला कि आडंबरों को छोड़ो, पाखंडों को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, कूप मंडूप मत बने रहो, उन्हें त्याग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और अपना विकास करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लोगों में सहयोगी प्रवृत्ति एवं एकता की भावना को उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया है कि सहयोग, एक दूसरे का हम सहयोग अगर करें और एकता के भाव में रहें तो हम अपनी भी उन्नति कर सकते हैं, साथ में अपने साथ वाले का भी। तो यह बात इन्होंने बताने का कार्य किया है। आगे अगर हम देखें तो निबंध में हरिश्चंद्र जी का समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया, जिससे देश का धन देश में ही बना रहे और भारत का आर्थिक विकास भी हो सके। वर्तमान समय में हम भारतीय लोग अमेरिका में बनी धोती, फारस से बना कंघा, जर्मनी से बनी बत्ती, इंग्लैंड से बना अंगा प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति जो होती है अगर हम देखें तो मूल रूप में वो हमारे भारत में ही हुई है। आगे अगर हम बात करें, इस निबंध में नव जागरण की पृष्ठभूमि को उजागर किया गया, जैसे कुलीन प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध, बाल विवाह इत्यादि का इन्होंने विरोध किया, जो देश की उन्नति में बाधक है। इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें, कुलीन प्रथा, बाल विवाह, ये सब देश की उन्नति में बाधक है। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और साहित्य समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है, उसे पढ़ना चाहिए, और जो साहित्य समाज को पतन की ओर ले जावे उसका विरोध किया है। इन्होंने कहा कि साहित्य को पढ़ो, उस साहित्य को जिससे समाज की उन्नति हो सके। निबंध में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर एवं कर्मवादी होने की बात कही गई है तथा भाग्यवादी होने का विरोध इन्होंने किया है। आगे अगर हम बात करें तो निबंध में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण किया गया, साथ ही साथ भारत के विकास में सबसे बड़ा बाधक आलस्य को बताया गया है। आगे देखें तो उच्च और निम्न वर्ग के भेद को स्पष्ट किया गया। उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग के विकास में सहयोग देने की बात कही गई। इन्होंने कहा कि एक दूसरे का अगर हम साथ देंगे, भेदभाव को छोड़ करके एक दूसरे के विकास में योगदान देंगे तो हमारे समाज की उन्नति निश्चित है। तो इस तरह इन्होंने अपने निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे होगी में ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इन्होंने समझाने का प्रयास किया है अपने इस निबंध के माध्यम से। यह जो निबंध है पहले इन्होंने भाषण के रूप में दिया था, बाद में यह निबंध रूप में छपा। अगर हम देखें तो इस निबंध की कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बिंदुओं की बात करें, महत्वपूर्ण अगर हम कथन की बात करें इस निबंध के, तो महत्वपूर्ण कथन देख लें अगर, तो पहला जो कथन है वो यह है कि इसमें बोला गया है, इस निबंध में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है उस लिहाज से कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। ये इन्होंने हिंदुस्तान के लिए बोला हुआ है।
आगे अगर हम देखें तो आगे कुछ पंक्तियां और हैं कि यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। यहाँ पे इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि देश में सभी विश्व में जो सभी देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपना विकास कितना फटाफट करते चले जा रहे हैं। विकास की मार्ग में मतलब बहुत तेज़ी से सर पर दौड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय हैं वो आलस्य किए हुए हैं। आगे देखेंगे अगर कुछ अन्य पंक्तियां हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखो इन्हें अपना बल कैसे याद आता है। तो ये जो पंक्तियां हैं इस निबंध की, बहुत अच्छा निबंध है, आप सभी पढ़ें इसे। तो अगर हम और कुछ पंक्तियों की बात करें तो इसी निबंध में कहा गया है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। तो यह बात इन्होंने बताई है। और आगे अगर हम देखें कुछ अन्य बिंदु की बात अगर हम करें तो इन्होंने हिंदुस्तानियों को कहते हुए कहा कि भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। तो ये बात इन्होंने बोली। इन्होंने साथ साथ यह पंक्ति भी कहा हुआ है इन्होंने कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इस तरह यह महत्वपूर्ण निबंध था, भारतवर्षोन्नति कैसे होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चलिए हम अपना अगला निबंध देखते हैं। यह निबंध बस इतना ही। आगे जो निबंध है हमारा वो है दिल्ली दरबार दर्पण। यह भी हरिश्चंद्र जी का ही निबंध है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो निबंध है 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का वर्णन इस निबंध में मिलता है हमको। यहाँ पे हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की मिश्रित भावना देखने को मिलती है इस निबंध में। तो चलिए हम यह निबंध देख लेते हैं। वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, कहें तो समाचार शैली भी इसी को हम बोल सकते हैं। 1877 ईस्वी में लिखा गया निबंध के केंद्र में ब्रिटिश सरकार की रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को रखा गया है, जिसे पढ़ने का कार्य श्रीमान वाइसराय करते हैं, लॉर्ड रिटन। और यह कार्य दिल्ली नगर में संपन्न होता है, क्योंकि दिल्ली तत्कालीन समय में अंग्रेजों की राजधानी थी। इसलिए स्थान विशेष होने की वजह से निबंध का नामकरण भी दिल्ली दरबार दर्पण किया गया है, जो अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो यह तो बातें थी कुछ इसकी पृष्ठभूमि के बारे में निबंध के। आगे देखेंगे इस निबंध में प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र सोने के उस मृग मरीचिका के समान है, जो देखने में तो भारतीयों के विकास में महत्वपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह घोषणा पत्र मुख्य रूप से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति, ईर्ष्या, द्वेष, छल आदि से युक्त है। तो इस निबंध में बताया गया है कि उस समय जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था उसकी मूल वास्तविकता क्या थी, कितना छलावा था और कितना वास्तविकता थी भारतीयों के विकास के संदर्भ में। इस निबंध में केवल और केवल राजभक्ति ही हमें दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी राज को इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताया क्योंकि उसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास करने का अधिकार प्राप्त था और देश की उन्नति के सभी मार्ग खुले हुए थे। तो आगे देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। निबंध में राजाओं का निर्धारण श्रेष्ठता के आधार पर किया गया था। इसमें राजरानी विक्टोरिया की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। कहीं न कहीं निबंध में भारतीयों के बनावटी दिखावेपन का वर्णन किया गया, जिसे एक व्यंग के माध्यम से भी स्पष्ट करने का कार्य किया गया है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो निबंध में नवाब लुहारू के माध्यम से भारतीयों के दिखावेपन को व्यंजित किया गया। वाइसराय के द्वारा राजाओं को झंडा देने एवं अन्य लोगों को तमगा देने का कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से भारत के राजसी घरानों और ब्रिटिश सत्ता के मध्य आपसी संबंधों को भी उजागर करने का प्रयास किया गया यहाँ पे।
आगे हम देखेंगे तो महारानी विक्टोरिया और राजराजेश्वरी महारानी की उपाधि भारत में राजराजेश्वरी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो इंग्लैंड और अन्य देशों में विक्टोरिया कहा जाता है। 1 नवंबर 1858 को रानी के माध्यम से एक इश्तहार तैयार करवाया गया घोषणा पत्र, जिसमें भारतीयों को भ्रम में डालने का कार्य किया गया था। दिल्ली दरबार के महोत्सव का आयोजन 1 जनवरी को किया गया था। 1 जनवरी 1877 में महारानी ने विक्टोरिया की उपाधि ग्रहण की और इसी दिन हिंदुस्तान में शासन चलाने की शक्ति कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी से इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। महोत्सव में कुल 63 शासनाधिकारियों को जगह दी गई थी। हिंदू राजा और मुस्लिम साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण उनके आपसी बैर भाव को बताया गया। यह जो निबंध है मूल रूप से उस समय का है, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, तो वही पूरी उस समय की पूरी बताई गई है रूपरेखा, कैसे क्या क्या चीज़ें थी। आगे देखें तो वाइसराय की अंतिम मुलाकात 29 तारीख को तंजौर की महारानी से होती है। महारानी के साथ उनकी अनुवादिका मिसेस फर्थ मौजूद रहती हैं, जिसे वाइसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा है। आगे देखेंगे सकारात्मक राजनीति पर बल दिया गया है इसमें, तथा अंग्रेज अधिकारियों को भारतीयों से श्रेष्ठ बताया गया और कहा गया कि एक अच्छा प्रशासक होने के लिए केवल बुद्धि ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता भी आवश्यक है। तो इस तरह ये सारी बातें इसमें हैं। इसके अलावा श्रीयुत वाइसराय द्वारा राजाओं से मुलाकात एवं उनको तोहफा जो दिया गया उसके बारे में भी बात कही गई है इस निबंध में। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस निबंध के संदर्भ में दिल्ली दरबार दर्पण। अगर हम इस निबंध का कुछ महत्वपूर्ण कथन देखें तो महत्वपूर्ण जो कथन है वो यह है कि हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। तो ये कुछ बातें थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है इसमें, ज़्यादा इसकी लाइनें एग्जाम में से मुझे लगता पूछता है। तो मेन जो बिंदु थे कि इसका प्रकाशन 1877 में हुआ, ये सारी चीज़ें थी। इसमें क्या है, राजभक्ति दिखाने की प्रयास किया गया है। राजभक्ति और देशभक्ति का मिश्रित भावना हमें देखने को मिलता है निबंध में। तो ये सारी बातें थी। ये निबंध बस इतना ही आज। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं अगले निबंध को लेकर के। हमारा जो अगला निबंध है वह है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, यह निबंध जो है वो अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का है यह निबंध। और इस निबंध में हम पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस निबंध को देखते हैं। अब हमारा निबंध है मजदूरी और प्रेम। तो इस निबंध में को समझने से पहले हम सरदार पूर्ण सिंह की कुछ उनकी रचनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता है। तो अगर हम उनकी महत्वपूर्ण निबंधों को देखें तो पहले तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो हैं द्विवेदी युग के, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, अत्यंत सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने ललित निबंध भी लिखे हुए हैं बहुत सारे, जिसमें इनको बहुत उपलब्धि मिली हुई है। अगर इनके हम कविता संग्रह देखें तो खुले मैदान, खुले आसमानी रंग है। इनके निबंध है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता अधूरा है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वर्ल्ड हिटमैन एवं ब्रह्म क्रांति, नैनों की गंगा। तो यह सब इनकी महत्वपूर्ण निबंध थे। और इनके बारे में जो है वो देवी शंकर अवस्थी ने
पूर्ण सिंह के बारे में कहा है कि पूर्ण सिंह के निबंध रोमांटिक धरातल को स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूर्ण सिंह के निबंध रोमांटिक धरातल को स्पर्श करते हैं। तो यह तो बातें थी सरदार पूर्ण सिंह के संदर्भ में। अब हम चलिए इनके निबंध को लेकर देख लेते हैं। यह जो निबंध है वो 1912 ईस्वी में लिखा गया। 1912 ईस्वी में यह निबंध लिखा गया। इसका जो प्रकाशन है वो सरस्वती पत्रिका में हुआ। बाबू गुलाब राय ने पूर्ण सिंह के निबंधों के बारे में कहा है कि पूर्ण सिंह के निबंधों में विचार एवं भाव गलबहियाँ डाले कुछ इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है। अगर हम देखें तो सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध को निम्न खंडों में बांटा है। इन्होंने इस निबंध के कुछ भाग किए हैं, जैसे पहला है हल चलाने वालों का जीवन, दूसरा है गडरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी, सात है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और आखिरी है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो ये कुछ विभाजन थे। ये पूछता है कि इन्होंने कितने भागों में अपने निबंध को बांटा है। 8 भागों में बांटा है। फिर से देख लीजिए, हल चलाने वालों का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अगर हम देखें तो शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है वो हम बात देख लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि पूर्ण सिंह की लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज़ थी। भाषा और भाव की नई अनुभूति इन्होंने सामने रखी। पूछता है एग्जाम में, एक और पंक्ति है शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं कि पूर्ण सिंह के विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। श्याम सुंदर दास जी इनके संदर्भ में कहते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह के लेखों की शैली भाव प्रधान है। इसमें लाक्षणिकता के द्वारा उनकी भाषा की शक्ति और भावों की विभूति अत्यंत मनोहर छटा दिख पड़ती है। इस नई शैली के प्रवर्तक पूर्ण सिंह थे। तो यह जो पंक्ति कही है श्याम सुंदर दास जी ने कही है। आगे देखते हैं इनके निबंध के संदर्भ में। संपूर्ण निबंध में अगर हम देखें तो मानवतावादी स्वर हमें देखने को मिलता है, जिसमें नैतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार व्यक्त किया गया और ये विचार तर्क शैली में न होकर के मनोलहरियों के रूप में व्यक्त हुए हैं। इसमें व्यापक उदार मानवीय दृष्टि, नैतिकता एवं सुधारवादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें व्यापक रूप से अगर हम देखें तो इसमें दिखाया गया है कि निबंध की जो भाषा है, पहली बात भाषा पे बात कर लेते हैं। निबंध की जो भाषा है वो लाक्षणिकता प्रधान है, जिसमें मूर्त विधान की पूरी संभावना है। आगे अगर हम बात करें तो निबंधकार ने हल चलाने वाले कृषक और गडरिये को स्वभाव से साधु कहा है तथा उन्हें उदार हृदय वाला कहा है। खेत को किसान की हवनशाला और चावल के दाने को उस ज्वाला से निकलने वाली किरणें, गेहूं के दाने उन चिंगारियों या चिंगारियों की डालियां होती हैं। ये सब इन्होंने बोला है। अनाज के दानों को और फूल को इन्होंने माली का रुधिर बताया है। किसान का जीवन आहुति के समान इन्होंने माना, जो अन्य फल और फूल में दिखाई पड़ता है। किसान को ये ब्रह्मा बोलते हैं और उसकी खेती को ये ईश्वरीय प्रेम का केंद्र मानते हैं। किसान की कोई भक्ति नहीं होती, उसका समूचा जीवन फल फूल और पत्तों की तरह बिखर कर रह जाता है। यह बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसान की तुलना इन्होंने वृक्षों से भी की है, क्योंकि सदैव दोनों ही मौन रहते हैं। किसान के उदार चरित्र का वर्णन किया गया है तथा दूसरों के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों में जो निस्वार्थ भाव है, जो परोपकार की भावना है, वो झलकती है। इसलिए इन्होंने उसके उदार चरित्र का वर्णन किया। किसानों में व्याप्त दया, वीरता, प्रेम, मृदुवचन जैसे तथ्यों को रेखांकित करते हुए उन्होंने उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या, छल का भाव नहीं होता, यह बात बताने का प्रयास किया। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसीलिए जो किसान होते हैं वे अपने मन के भावों को नैनों की भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
किसानों के यहाँ आने वाले मेहमान ईश्वर के समान होते हैं। उनका स्वागत अपने मृदु वचन, मीठे जल और प्रेम रूपी ये अन्न से करते हैं। तो यह इन्होंने किसान के बारे में बात कही हुई है। आगे अगर हम देखें तो किसानों के संबंध में इन्होंने निम्न बात और भी बोली है, जैसे वह प्रकृति का जवान साधु है, बिना मुकुट का गोपाल है, गांवों का मित्र है, बैलों का हमजोली है, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बैठाने वाला है, भूखे नंगों का पालन करता है, समाज के पुष्प रूपी उद्यान का माली है, खेतों का माली है, खेतों का रखवाला है, उसका माली है। गडेरिये का जीवन, अब गडेरिये के जीवन की क्या विशेषता इन्होंने बताया कि साधु स्वभाव है, बाल सफ़ेद है, विष्णु के समान है, भेड़ों की सेवा ही इसकी पूजा है। किसानों की भांति इसका भी जीवन नैतिक, उदार, व्यापक जीवन दृष्टि से युक्त होता है तथा उनका परिवार, पत्नी, बच्चे उनके जीवन के केंद्र में रहते हैं। अगर हम देखें समूचे निबंध जो है उद्देश्य प्रधान स्वर और मानवतावादी स्वर इसमें हमें मिलता है, क्योंकि किसी भी मजदूर की मजदूरी केवल पैसे देकर नहीं चुकाई जा सकती, उसके लिए मजदूरी में प्रेम भाव होना चाहिए। अर्थात बताया जा रहा है कि यदि पैसे के स्थान पर प्रेम व्यक्त किया जाए तो उसका भी जीवन में खुशी मिलेगी, किसान को भी थोड़ा सा खुशी मिलेगा। इसलिए इन्होंने पैसे के स्थान पर प्रेम को महत्व दिया है। निबंध में कहा गया है कि पैसों पर किसी का विशेष अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी से निकले धातु के टुकड़े होते हैं जो कि ईश्वर निर्मित होते हैं। इसी ही निबंध में उन्होंने एक अनाथ विधवा की आर्थिक दशा को भी रेखांकित किया है, जो कमीज सीकर अपना जीवन यापन करती है, लेकिन इस कार्य को करते समय उसके सुख, दुख, प्रेम, पवित्रता के भावों का मिश्रण रहता है। इसीलिए उसके द्वारा जो तैयार की जाती है कमीज, वह एक वस्त्र ना होकर के बल्कि एक आत्मा का वस्त्र होता है, और उसको पहनना एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। यह इन्होंने बताने का कार्य किया, कितनी मेहनत से वह एक कमीज तैयार करती है, यह बात इन्होंने बताई है। विधवा के माध्यम से मेहनतकश लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव इन्होंने व्यक्त किया। उनके द्वारा की जाने वाली मजदूरी काम, संध्या, प्रार्थना और नमाज से बढ़कर होती है, यह बात इन्होंने बताने का कार्य किया है। इसके अलावा इस निबंध में इन्होंने बताया है कि एक ऐसा चित्र है जो हाथ से बनाया जाए और वही चित्र यंत्रों के माध्यम से बनाया जाए तो हाथ से बनने वाला चित्र बस्ती के समान, तो यंत्र से बनाया गया चित्र शमशान के समान होता है। दोनों में ही अंतर केवल भावनाओं का ही रहता है। यह इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है अपने निबंध में। आगे अगर हम देखें तो आगे कहा गया है इस निबंध में कि वर्तमान समय में यंत्रों को इंसान से ज़्यादा महत्व दिया गया है और मनुष्य का मूल 2 कौड़ियों के समान बताया गया। इसलिए यंत्रों के स्थान पर मनुष्य को महत्व दिया इन्होंने और उन्हीं से मजदूरी करवाने की सलाह दी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आगे अगर हम देखें इस निबंध के संदर्भ में तो मनुष्य की पूजा को इन्होंने ईश्वर की सच्ची पूजा बताया और कहा, अगर ईश्वर की खोज करनी है तो मंदिर के पत्थर और चूने में नहीं बल्कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में करनी चाहिए। यह इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि मनुष्य को अगर ईश्वर की खोज करनी है तो मनुष्य की आत्मा में करनी चाहिए, ना कि हमें मंदिर मस्जिद में मिलेगी। आलस्य को त्याग कर इन्होंने श्रम एवं संघर्ष से काम करते रहने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लेखक ने मशीनों के प्रयोग की उपेक्षा की और उसे मजदूरों की मजदूरी छीनने वाला बताया है। परिश्रम एवं हाथ से बनने वाली प्रवृत्ति को इन्होंने दूध की धारा के समान पवित्र माना। निबंध के माध्यम से यह बताया गया है कि स्वार्थ से उठकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और जीवन के बासीपन को छोड़कर उसमें हमें नयापन लाना चाहिए। मजदूरी को इन्होंने एक आध्यात्मिक नियम कहा। इसके अलावा अंतिम शीर्षक के माध्यम से इन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि मशीनों की पूजा छोड़कर मजदूरों को गले लगाना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण होगा, समाज समृद्ध एवं खुशहाल होगा, क्योंकि मनुष्य का कल्याण मनुष्य ही कर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। तो यह इनका निबंध था, मजदूरी और प्रेम। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो जैसे इसके पार्ट हैं 8 पार्ट। तो पहला पार्ट जो है हल चलाने वाले का जीवन,
तो इसमें इन्होंने हमने बताया कि इन्होंने कैसे हल चलाने वाले के जीवन के बारे में बताया है कि वह प्रकृति का जवान साधु है और क्या क्या है, वृक्षों के समान है, नैनों की भाषा में प्रार्थना करता है। सारी बातें हमने बता ही दी हैं। गडरिये के जीवन के बारे में इन्होंने जो बताया वो भी हमने बता दिया है। इसके अलावा वैसे सारी बातें बता दी है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है इन्होंने कहा है, और ये सारी बातें थी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने वाली है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को करना अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले करों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। तो यह कुछ बातें इन्होंने कही है। इसके अलावा एक पंक्ति कही है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो यह कुछ पंक्तियां थी जो इस निबंध की जो महत्वपूर्ण थी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो हमने बता दिया है। सारी महत्वपूर्ण पंक्तियों को, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने बता दिया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए निबंध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगला जो हमारा निबंध है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस निबंध को हम देखेंगे विस्तार से, इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों की इसकी बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही ललित निबंधों की एक सशक्त विधा शुरू होती है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, साथ ही साथ इस निबंध को। इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ द्विवेदी है। इनके कुछ निबंध हैं जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ये सारे निबंध हैं इनके। अगर हम देखें तो यह जो शुक्ल जी हैं वो शुक्लोत्तर युगीन हैं और इन्होंने निबंध के क्षेत्र में कई कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ललित निबंध, सांस्कृतिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध लिखा है इन्होंने और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। इन्हें ललित निबंध का जनक भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो यह जो निबंध है इसमें मुख्य रूप से इन्होंने मनुष्य की दुर्बलताओं को ये लक्षित करते हैं, वहीं उनकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का भी दर्शन कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत रहने की शिक्षा दे रहे हैं इस निबंध में, और उन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन भी ये देखते हैं। अगर हम देखें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है एक विचारात्मक निबंध है। इसमें नाखून पशुता का प्रतीक है। इस निबंध में अगर हम देखें कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला जो विशेषता है वो यह है बच्चों की तर्कशील शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से वे बड़ों को अपने प्रश्न से निरुत्तर कर देते हैं। आगे देखेंगे नाखून बढ़ने की प्रक्रिया के माध्यम से द्विवेदी जी ने समाज पर व्यंग किया है, क्योंकि कुछ तथाकथित लोग बाहर से सभ्य पर दिखाई पड़ते हैं लेकिन वही अंदर से बर्बर एवं असभ्य होते हैं। आगे देखेंगे इन्होंने कहा है कि जब आदिम मानव जो है वो आदिम समाज में जीवन यापन करता था तो उस समय उसके नाखून शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। नाखून के बाद मनुष्य के अस्त्र शस्त्र बढ़ते गए। दांत, पत्थर के ढेले, पेड़ की डालें, हड्डियों के हथियार, वज्र, लोहे के अस्त्र शस्त्र, बंदूक, कारतूस, तोप, बम, वायुयान आदि सारी चीज़ें आ गई। अब नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है लड़ने के लिए। आगे हम देखें अगर तो प्राचीन समय में जब नाखूनों का प्रयोग शस्त्र के रूप में किया जाता था तो उन्हें काटने पर दंड दिया जाता था, और आज उनकी उपयोगिता न होने की वजह से उन्हें ना काटने पर दंडित किया जाता है। तो इस तरह इसमें यह बात बताई गई। इसमें नाखून से लेकर एटम बम तक की यात्रा के माध्यम से मानव जीवन में बढ़ रही जो पशुता है उसे इंगित करने का कार्य किया गया, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की विनाशकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। आगे हम देखें तो मनुष्य की तुलना पशु से की गई है, क्योंकि वह भी पशु के समान पार्श्विक प्रवृत्ति से घिरा रहता है
और मनुष्य के नाखून बढ़ने की मुख्य वजह उसके अंदर व्याप्त बर्बरता और पशुता की प्रवृत्ति है, यह इन्होंने बताने का कार्य किया। इसके साथ ये कहते हैं कि जहाँ एक और नाखून शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होते थे तो वहीं आगे चलकर मनोविनोद के रूप में प्रयुक्त होने लगे। द्विवेदी जी ने अपने निबंध में नाखून के निम्न प्रकार एवं आकार बताए, जैसे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, इस प्रकार के इन्होंने नाखून बताए हैं अपने निबंध में शरीर की निम्न वृत्तियों को भी इन्होंने बताया, जैसे नाखून का बढ़ना, केसों का बढ़ना, दांतों का दोबारा उठना, पलकों का गिरना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने का कार्य किया। ये इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, ये आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य अपने नाखून काटकर मनुष्यता की निशानी का परिचय देता है, लेकिन जब उसके नाखून बढ़ते हैं तब वह मनुष्यता से हटकर पशुता की ओर जाता है, इन्होंने बताने का कार्य किया है। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है इनके बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पांडित्य इनके निबंधों में अत्यंत सरस बनकर इस प्रकार प्रकट हुआ है कि निबंध कला की दृष्टि से हिंदी निबंधकारों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। इनकी भाषा में भाषण शैली का प्रभाव एवं ओज है। अगला बिंदु देखते हैं। जब तक मनुष्य में पशुता के अवशेष बाकी रहेंगे तब तक नाखून बढ़ने की प्रक्रिया रहेगी, जो वर्तमान समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है और इसी को इंगित करना निबंध का मुख्य उद्देश्य भी है। आगे देखते हैं। निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कृति में व्याप्त विविधतावादी स्वर को रेखांकित किया गया है। द्विवेदी जी ने प्राचीनता एवं नवीनता के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें वही तत्व स्वीकार करने चाहिए जो मानव समाज के लिए हितकारी हों, चाहे वे तत्व प्राचीनता के हों या फिर नवीनता के हों। अर्थात नवीनता भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती और न ही पूरी तरह से अच्छी हो सकती है, यह इन्होंने बताने का कार्य किया है। मनुष्य में विद्यमान स्व का भाव ही ऐसा है कि जिसकी वजह से वह अपने बंधनों से ढका हुआ है, यही स्व का भाव उसे पशु से अलग रखता है। अगला बिंदु है, ये कहते हैं इसमें कि संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप एवं त्याग ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के अंदर स्वयं से उत्पन्न होते हैं। अगला बिंदु है, निबंध में यह दिखाया गया है कि निर्वैर भाव, सत्य, अक्रोध एवं दानशीलता को मनुष्य का सामान्य धर्म कहा है। निबंध में एक बूढ़े व्यक्ति के माध्यम से उन दशाओं का भी प्रकाश डाला गया है जिससे मानव जीवन सुखी बनता है, जैसे कि कुछ बातें दिखाई गई हैं। भीतर की ओर देखो की विचारधारा, हिंसा को मन से दूर करो। इस बिंदु के माध्यम से द्विवेदी जी ने अपने अहिंसावादी विचारों को व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि निबंध में दर्शाया गया बूढ़ा व्यक्ति स्वयं महात्मा गांधी हैं। आगे देखेंगे तो आगे क्या है विशेषता, मिथ्या को हटाओ, लोग के लिए कष्ट सहो, आत्मपोषण करो, काम करो, ये सही बातें हैं। निबंध में बूढ़े व्यक्ति महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वर्तमान समाज में अहिंसा से ज़्यादा प्रभावी हिंसा है। संपूर्ण निबंध में हम देखें तो मानवतावादी स्वर दिखाई देता है, जिसके माध्यम से भौतिकता के स्थान पर विचारों को महत्व देने की बात कही गई है। इस निबंध का अगर हम निष्कर्ष देखें तो मानव समाज को आशावादी होने की सलाह दी गई। कहा गया कि जब तक मनुष्य की पशुता समाप्त नहीं होती तब तक उनके नाखून ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, इसीलिए पशुता को त्याग कर मनुष्यता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि नाखून अर्थात शस्त्र की बढ़ोतरी को रोककर मनुष्यता के विनाश को रोका जा सकता है। आगे बुराइयों को नियंत्रित करने का संदेश दिया गया है इस निबंध में। तो यह था निबंध, इतना ही। मिलते हैं एक नए निबंध के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं जो कि NTA UGC नेट के सिलेबस में लगाया गया है। हमने अभी तक कुछ निबंधों को देख लिया है और अभी देखेंगे हमारा जो अब निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। इसकी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम देखेंगे, महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे
तो चलिए समय जाया न करते हुए हम अपना निबंध पढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह जो निबंध है उसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मिश्र जी को उनके निबंधों एवं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जाना जाता है। इनके निबंधों में अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति और लोक जीवन को रेखांकित किया गया है। इस निबंध को इनका सर्वश्रेष्ठ निबंध कहा जाता है। यह निबंध जो है वो ललित प्रधान है और इसके साथ साथ विचारात्मक निबंध के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो इस निबंध में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें राम है वो वर्तमान समय के प्रत्येक बालक का प्रतीक दिखाई देते हैं। जो मुकुट और ये जो मुकुट है वो रामत्व का अर्थात अस्मिता का प्रतीक है। राम की माता कौशल्या जो है वो वर्तमान समय की सभी माताओं के रूप में हमारे सामने यहाँ नजर आती हैं। और जो यहाँ पे एक शब्द है मुकुट का भीगना, वो राम के जीवन में आने वाले दुर्दिन की छाया का प्रतीक है। तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण का कमरबंद पट्टा जागरूक प्रहरी का प्रतीक है। तो सीता के सीमांत भाग में लगा सिंदूर सौभाग्यवादी का प्रतीक है, सौभाग्यवती का प्रतीक है। ये सब पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। निबंध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो एक वात्सल्य जनित घटना से होती है। इनके निबंधों का रूप विधान जो है सदैव एक सा नहीं रहता, कहीं संस्मरण के रूप में चलता है तो कहीं वह पत्र का रूप धारण कर लेता है। इस निबंध में लोक जीवन की गहरी प्रस्तुति की गई है, जिसकी वजह से आंचलिकता का स्वर हमें देखने को मिलता है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो भोजपुरी क्षेत्र का खासकर। निबंध में बात करें तो संगीत की आकर्षक शक्ति का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार राम की माता जो है कौशल्या यह नहीं चाहती कि राम का मुकुट भीगे अर्थात उन पर दुर्दिन की छाया पड़े, ठीक उसी प्रकार आज की प्रत्येक माताएं यह नहीं चाहती कि उनके पुत्रों पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। माता कौशल्या चाहती हैं कि सब कुछ भीगे, लेकिन राम का मुकुट, सीता का सिंदूर और लक्ष्मण का कमरबंद पट्टा भीगने नहीं पाए। इन दोनों के भीगने से राम के जीवन पर दुर्दिन की छाया पड़ेगी। तो इस तरह माता कौशल्या जो है वो अपने पुत्र, अपनी पुत्रवधू और अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण के प्रति चिंता व्यक्त करती हैं, उसके बारे में बताया गया है इस निबंध में। लेखक जो है वो वैचारिकी के तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान समय में ना जाने कितनी माताएं ऐसी हैं जिनकी संतानें जिस ऐश्वर्य की अधिकारिणी हैं वह दूर दूर तक ठोकरें खा रही हैं, फिर भी अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो संघर्षरत हैं। इस निबंध को हमने कहा कि विचारात्मक निबंध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो लेखक का जो गहन विचार है वो हमें दिखाई पड़ता है। इसके माध्यम से लेखक जो हैं वो अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर भी खोजते हैं, जो उनके जीवन की एक घटना से निकलकर सामने आता है। निबंध की अगर हम भाषा पे बात करें तो भाषा है तत्सम प्रधान, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा है, साथ ही भावनात्मकता का पुट लिए हुए है। आगे अगर हम बात करें निबंध के संदर्भ में तो आधुनिक युग के मानव की बेचैनी और एकांकीपन का वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय समाज में दो पीढ़ियों के मध्य अंतर को रेखांकित किया गया, जहां एक और पुरानी पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी की क्षमताओं पर अगर विश्वास नहीं करती है, उनकी उपेक्षा करती है, तो वहीं जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी समझती है। पुरानी पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी को अपने बंधन में रखना चाहती है, जो कि संभव नहीं है, लेकिन वह नई पीढ़ी की चिंताओं से मुक्त भी नहीं हो सकती। तो इसमें दिखाया गया है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य कैसे अंतर्द्वंद चलता है। एक जो है वो अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, और दूसरा जो है वो उस रूढ़िवादिता में बंधे रहना नहीं चाहता। तो इसी तरह इसमें अंतर्द्वंद दिखाया गया है, अगर हम देखें नई पीढ़ी के मध्य और पुरानी पीढ़ी के मध्य। लेकिन यह भी दिखाया गया कि भले ही वह अपनी नई पीढ़ी को बंधन में रखना चाहती है, लेकिन उसकी चिंताओं से मुक्त भी नहीं है, उसके प्रति विशेष रूप से चिंतित है। वर्तमान समाज, जो हमारा वर्तमान समाज है, उसमें अगर हम बात करें तो विशेषकर शहरों में जो व्याप्त है अमानवीयता, जो दुर्व्यवहार है, उसका वर्णन इस निबंध में बहुत अच्छी तरह से विद्यानिवास मिश्र ने किया हुआ है। निबंध के माध्यम से लड़कियों की असुरक्षित जीवन शैली के भी बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पे उस बारे में भी विचार किया गया है। आगे अगर हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो वर्तमान भयाकुल समाज में बच्चों के जीवन को लेकर माता पिता की जो बेचैनी होती है,
कि समाज में बच्चा कैसे कहाँ कैसे समाज में उठ बैठ रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस निबंध में हमें देखने को मिलती है। संवेदनाशूल समाज पर एक तीखा व्यंग है यह निबंध। निबंध में एक लड़की की तुलना धोबी की मुठरी अर्थात गठरी से की गई है। इस सत्य को इंगित किया गया कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी निश्चित है। अगर समाज में मंगल है तो अमंगल का भी भाव होगा जरूर। अगर कहीं पर किसी का अभिषेक है तो निर्वासन भी कहीं ना कहीं होता है। तो इस तरह बताया गया कि जहाँ अमंगलता है वहाँ मंगल भी होगा, जहाँ मंगल है वहाँ अमंगल भी होगा। तो आगे देखें अगर कुछ अन्य बिंदु, तो वर्तमान समय के लोगों ने कहीं ना कहीं निराशात्मक भाव आ जाता है, लेकिन लोग उसकी उपेक्षा जो है नहीं करना चाहिए। मतलब जो समाज में जो लोग जो हैं, वो जो लोग अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा उपेक्षित हैं, उनकी जो कुछ लोगों के द्वारा उपेक्षा की जाती है वो नहीं करना चाहिए। आगे अगर हम देखें कुछ बिंदु, तो इसके हम महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। अगर हम कहें तो मिश्र जी ने आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक जीवन की व्याख्या की है इस निबंध में। इस निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। एक है, उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। लेकिन केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती शाम में, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। तो यह एक पंक्ति है जिसमें कौशल्या के बारे में है कि वो चिंतित हैं। एक अन्य पंक्ति है, राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। एक पंक्ति यह है। एक पंक्ति और दी है कि पराई लड़की, इसमें बताया गया है कि और लड़की तो हर एक पराई है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बन के जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। एक और देखें तो ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसका निर्वासन पहले से ही वदा है। तो एक पंक्ति यह है। दूसरी अगर हम देखें, एक अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति है, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वनोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। अर्थात राम भीगे बट उनका मुकुट नहीं भीगना चाहिए। तो यह बात यहाँ पे कही गई है। आगे अगर हम देखें तो बस इतनी ही पंक्ति है इस निबंध में, यही इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए हम दूसरा अपना निबंध देखते हैं, एक अन्य निबंध देखते हैं। इस निबंध में बस इतना ही। अब जो हमारा निबंध है आगे, उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। यह निबंध है कुबेरनाथ राय जी का। तो इस निबंध के हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, महत्वपूर्ण इसकी पंक्तियों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस निबंध को जिसने लिखा है वो है कुबेरनाथ राय, जो कि शुक्लोत्तर युग के एक निबंधकार हैं। और अगर हम कहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो ललित निबंध की परंपरा है उसके एक सशक्त निबंधकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो इनके निबंधों को देख लेते हैं हम। इन्हें ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लें या फिर अपना याद रखें जो भी। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास हमारा निबंध है। हम देखते हैं आगे। कुबेरनाथ राय जो हैं इस निबंध के रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन्होंने भारतीय जनमानस, संस्कृत परंपरा आदि को आधार बनाकर लेखन कार्य किया। मुख्य रूप से इन्हें ललित निबंधकार कहा जाता है। हमने बताया कि इन्हें ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा जाता है। किसने कहा है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनका जो निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास एक ललित निबंध है। जो इनके निबंध संग्रह के कुल 19 निबंध हैं
जिसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। मराल शब्द का अर्थ हंस होता है। इसमें एक जगह है मराल, तो उसका बताया गया है कि उसका अर्थ जो है वो हंस होता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में भिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है। यह निबंध ज्योतिष शास्त्र तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ होता है बादल का लाल नक्षत्र, मतलब इसका अर्थ जो बताया गया है वो है बादल का लाल नक्षत्र। कुबेरनाथ राय ने इस निबंध में नक्षत्रों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न सोपानों को रेखांकित करने का प्रयास किया। नक्षत्रों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार किया। फाल्गुनी वर्षा ऋतु का एक नक्षत्र होता है, जिसमें पूर्वी फाल्गुनी वर्षा का प्रारंभिक समय और उत्तरा फाल्गुनी वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र बताया गया है, और इसका मानव जीवन पर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस बात को इन्होंने रेखांकित करने का पूरा प्रयास किया है अपने इस निबंध में। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है कि 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति मस्त मौला रहता है, जिससे गधा, पचीसी, सावन, मनभावन, मौज मस्ती आदि में व्यतीत किया जाता है। 25 से 27 तक इन्होंने बताया है कि अमंगल के संकेत होते हैं। जब इंसान अपने जीवन के 30वें वर्ष में आता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार सुख भोगता है, और इसी समय उसके मन में काम, क्रोध, मोह जैसे मनोविकारों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये इन्होंने अपने अपने ढंग से बताया है। अपने इस निबंध में इन्होंने ये विभाजन किया है। इसके बाद इन्होंने बताया कि उत्तरा फाल्गुनी भाद्र पक्ष की अंतिम नक्षत्र मानी जाती है। इस समय इंसान अपने जीवन के 40वें वर्ष में प्रवेश करता है। इस समय इंसान के जीवन में जरा जीर्णता आने के संकेत मिलने लगते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन में 30 से 40 तक बीच का जो समय होता है वो सृजन का होता है, संपृक्तता का होता है, सावधानी का होता है, सतर्कता का होता है, सचेतन का होता है, और एक कर्मठ जीवन का काल होता है। 30 से 40 वर्ष का जीवन। 40 से 45 वर्ष का जो समय होता है वो उत्तरा फाल्गुनी का मुख्य समय होता है, जिसमें मानव जीवन में अस्थि जायते वर्धते धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 45 की आयु के बाद जो होता है वो शीश पर काश फूटने की प्रवृत्ति होने लगती है। इस समय का जीवन निम्न बिंदुओं से प्रतिबंधित होता है। कुबेरनाथ राय ने इस समय का जो जीवन है निम्न रूप से प्रतिबंधित किया है। ये बोलते हैं कि इस समय लोमड़ी बोलना, सुख सारी का उदास होना, मयूर श्रृंगार कलाप का त्याग करना, उत्पल वर्णा कन्याएं वत्कल वस्त्र धारण करती हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने निबंध के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आगे अगर हम देखें तो इंसान के जन्म लेने की सार्थकता उसके 25 से 45 के बीच दिखाई पड़ती है। जहां 25 से पहले का समय जीवन की भूमिका या तैयारी का समय होता है, तो वहीं उन्होंने बताया कि दूसरी ओर जो 45 के बाद का समय है वो फलागम की प्रतीक्षा का होता है। आगे अगर हम देखें तो इंसान के जीवन की तिसोत्तरी के समय को इन्होंने साख पर तलवार के समान बताई। ये सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि इन्होंने जो तिसोत्तरी का समय है उसको क्या कहा है, तो इन्होंने तिसोत्तरी के समय को साख पर तलवार के समान बताया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने जवानी को चमाचम धारदार तलवार कहा है। 30वां वर्ष मनुष्य के जीवन में महामूर्त के रूप में आता है, इनका मानना है। तिसोत्तर दशक के जीवन को घनघोर कुरुक्षेत्र का समय इन्होंने कहा है। 40 वर्ष को ही असली जीवन काल इन्होंने बताया, जबकि 40 से ज़्यादा आयु जीवन को असभ्यता, अश्लीलता, अनैतिकता जीवन वाला कहा इन्होंने, क्योंकि इसमें शक्ति क्षयती क्रिया चलती रहती है। इसीलिए इस जीवन को मूर्ख और व्यर्थ व्यक्ति ही जीवन जीते हैं, ये इनका मानना है। ये अपने निबंध में ये बोलते हैं। आगे अगर हम देखें तो इनकी आगे जो इन्होंने अपने निबंध के जरिए जो बताने की कोशिश की है वो यह है कि इनका मानना है जब इंसान पूर्वा फाल्गुनी के अंतिम समय में होता है तो उसके जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, काम की भावना पैदा होती है। क्रोध को उसकी खुराक, लोभ को नयन रूप अंजन और काम पीड़ा सहचर का प्रतीक होता है। इन्हें क्रमशः विद्रोह, प्रगति, नवलेखन का दौर भी कह सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी मानव जीवन में त्रिभंग के रूप में रहता है, और उस अवस्था में मानव जो होता है उस अवस्था में काम की 3 पुत्रियों के समान दिखाई देता है, तृष्णा, रति और आर्त। निबंध में प्राचीन एवं नवीन पीढ़ी के द्वंद्व को भी रेखांकित किया गया। यही सेम बात हमने भी पीछे बताया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उस निबंध में भी यह बात कही गई है। ये द्वंद्व वहाँ पे भी हमें दिखाई देता है नवीन और प्राचीन पीढ़ी के मध्य। सर्वहारा वर्ग की संस्कृति पर बल दिया गया है। मानव जीवन में कभी कभी प्रतिक्रियावादी होना आवश्यक है, यह निबंध में बताने की इन्होंने कोशिश की है। निबंधकार का मानना है कि कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में समन्वय की भावना
होगी। इसके अलावा लेखक ने स्वयं को क्या कहा, तो स्वयं को सांड की तरह कहना चाहते हैं। ये निबंध में समाजवाद पर इन्होंने बल दिया। आशावादी स्वर हमें इस निबंध में देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि आप जीवन के जिस पड़ाव में उसका आनंद लीजिए, आगे आने वाले जीवन के पड़ाव को सोचना व्यर्थ है। जो पड़ाव है आप उसमें आनंद लीजिए, आगे जो जीवन आएगा वो देखा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इनकी बात ये है। आगे जो बिंदु है इस निबंध का, उसमें यह कहना चाह रहे हैं कि शासन और समाज के बीच जो द्वंद्व है उसको इन्होंने रेखांकित किया है, शासन के मध्य और समाज के मध्य। उन बातों से इन्होंने दूर रहने का सुझाव दिया जो अपने लिए अहितकर और आत्मघाती है। समाज की कार्यप्रणाली को पुतली घर के समान इन्होंने कहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इस निबंध की। तो इस निबंध में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम इस निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बात करें जो कि परीक्षा में पूछता है, तो इसमें एक पंक्ति बोली गई है, जो सर्जक है, जो सृष्टिकर्ता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफेट है, नई पीढ़ी नई लीग का जनक है, प्रजाता है। वह रूप माधव और रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं अपने निबंध में। आगे इन्होंने बोला है एक अन्य बात कि एक अन्य पंक्ति है, एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रति क्षण और होती जाती है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है, अर्थात समय हमारे लिए नहीं रुक रहा है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है समय की। एक अन्य पंक्ति है, 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है, मुझे अत्यंत चिरयौवन का अनुसंधान करना है। तो ये सारी कुछ पंक्तियां थी, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। आगे हम देखेंगे अपने अन्य निबंध को। इस निबंध में बस इतना ही। हमारा जो निबंध है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त का यह निबंध है, शिव शंभू के चिट्ठे। इस निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। प्रतीकात्मक शैली के रूप में यह लिखा गया है। इस निबंध की जो शुरुआत होती है वो स्वप्न से होती है। ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे, हमने सोचा बता दें। तो स्वप्न से शुरुआत होती है। इसे इन्होंने प्रतीकात्मक शैली में लिखा है। अंग्रेजी शासन की मूल रूप से इन्होंने आलोचना की है इस निबंध में। आगे अगर हम बात करें इस निबंध की विस्तार तौर पे, तो भारत मित्र पत्रिका में यह छपा था, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा उपनाम से यह निबंध लिखा था। यह एक पूरा निबंध संग्रह है जिसमें कुल 8 चिट्ठे हैं। पूछा जाता है कि शिव शंभू के चिट्ठे में कुल कितने चिट्ठे हैं, तो इसमें 8 चिट्ठे हैं। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित नाम है। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, अर्थात लॉर्ड कर्जन को भारतीय जनमानस के कल्याण के लिए प्रेरित करने के लिए यह नामकरण निबंधकार ने लिखा है। इस निबंध संग्रह में निम्न चिट्ठों को रखा गया है। पूछता है इन सभी चिट्ठों को, इनके नाम पूछता है। तो पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन। इसका प्रकाशन हुआ था 11 अप्रैल 1903 को भारत मित्र पत्रिका में। दूसरा है श्रीमान का स्वागत, 26 नवंबर 1904 को हुआ था भारत मित्र पत्रिका में। वायसराय का कर्तव्य 17 सितंबर 1904 को हुआ था भारत मित्र पत्रिका में। पीछे मत फेंकिए 1904 में। आशा का अंत 1905 में। एक दुराशा 1905 में। विदाई संभाषण 1905 में। बंग विच्छेद 1905 में। तो ये सारी थी चिट्ठे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 चिट्ठे हो गए हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। मुख्य रूप से इनमें निम्न बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। अगर हम देखें तो यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। सामाजिक राजनीतिक विषयों पर एक अच्छा व्यंग्य कह सकते हैं इसे। इसमें विदेशी शासन का विरोध है। अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले भारत विरोधी कारनामों का वर्णन किया गया है। इसमें अंग्रेजों की भेद नीति, फूट डालो राज करो, उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पे उस पर प्रकाश डाला गया है। देश की राजनीतिक गुलामी का वर्णन है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए निर्मम और क्रूर कार्यों का वर्णन किया गया है।
इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ प्रवाहमयी भाषा प्रयोग की गई है। शब्द चयन जो है वो सुसंगठित है, तर्कसंगत है। कहावतों का प्रयोग है, मुहावरों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। संक्षिप्त वाक्य रचना है, बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं है, छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन अपने में गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। कलात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि तत्कालीन राजनीतिक चेतना के सजीव इतिहास के रूप में व्यंग्यपूर्ण, चुटीली, चुस्त और चलती हुई शैली में लिखे गए ये चिट्ठे हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगे। तो ये बात इन्होंने कही है, महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें तो इस निबंध के संदर्भ में क्या क्या बिंदु बताया गया है, तो प्रत्येक इंसान को बुलबुल बताया गया है और यह संसार बुलबुल सराय के रूप में दर्शाया गया है। शिव शंभू शर्मा ने स्वयं को एक बालक के रूप में चित्रित किया। उस बालक की केवल इतनी इच्छा है कि अपने हाथ में बुलबुल को बिठाना चाहता है। लॉर्ड कर्जन की कथनी और करनी में अंतर दिखाया गया। जब वो पहली बार वायसराय बनकर आए तो भारतीय जनमानस के विकास की बातें की, पर वास्तविक धरातल पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल भारतीय जनमानस का शोषण किए। और उन्होंने केवल 2 कार्य किए। वो 2 कार्य क्या थे? एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और दूसरा दिल्ली दरबार। तो उसी के विरोध के रूप में, उसी की आलोचना, उसी के व्यंग के रूप में उन्होंने अपना ये निबंध लिखा है। इन दोनों ही कार्यों को शिव शंभू शर्मा ने दिखावापन कहा। ड्यूटी का भाव इसमें नहीं है। इन्होंने कहा कि इसमें कोई कर्तव्य का भाव नहीं है, कोई ड्यूटी का भाव नहीं है। दोनों के माध्यम से इन्होंने अमीर और गरीब का भेद वर्णित किया है। गरीबों के जीवन का इन दोनों से कोई भी सरोकार नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो भारत के प्राचीन गौरव गाथा को प्रस्तुत किया गया, जहां अपनी प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने के लिए राजा रात्रि में भेष बदलकर घूमा करते थे। वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में जो हमारे माई लॉर्ड कर्जन हैं, वो 7 समुंदर पार बैठकर शासन संचालन करते थे। ये चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए लिखे गए हैं। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार की याद शिव शंभू के बालकपन के सुख स्वप्न की तरह है। इन्होंने एक तरीके से व्यंग के रूप में यह बात कही है। श्रीमान का स्वागत, जो चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत नामक चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन को 2 वर्ष के लिए भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। भारतवासियों का वश चलता तो वे लॉर्ड कर्जन को वापस न आने देते, लेकिन यदि कर्जन का वश चलता तो वे 1 या 2 सप्ताह पहले ही आ जाते। इन पंक्ति के माध्यम से कर्जन की शोषणवादी नीति का इन्होंने कितना अच्छा उल्लेख किया है, ये सब हम सभी देख सकते हैं। आगे देखें तो कर्जन की शिक्षा नीति का वर्णन इन्होंने किया, जिसमें वे गरीबों को सदा अशिक्षित ही रखना चाहते हैं। कर्जन ने क्या कार्य किए उसका इन्होंने उल्लेख किया है। हाथियों का जुलूस निकाला, दिल्ली में दरबार खोला और गरीबों को ना पढ़ने दिया। कमिश्नरियों के काम का फैसला करना, मिशनों के कार्यवाही का फैसला करना या नतीजा देना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना करना और बंगाल विभाजन करना, सिर्फ इतने ही कार्य इन्होंने किए हैं। शिव शंभू शर्मा ने स्वयं को बूढ़ा भंगड़ कहा, ये पूछता है एग्जाम में। बूढ़ा ब्राह्मण कहा, भारतीय प्रजा का प्रतिनिधि भी कहा है। जबकि कर्जन को इन्होंने विद्वान कहा, बुद्धिमान कहा, विचारशील कहा और राजशक्ति। विद्वान, बुद्धिमान, विचारशील और राजशक्ति, इन चारों ही गुणों से संपन्न इन्होंने बताया है लॉर्ड कर्जन को। भारत की आर्थिक दशा का इन्होंने वर्णन किया है अपने इस निबंध के माध्यम से। शिव शंभू को घमंडी ब्राह्मण के रूप में भी इन्होंने चित्रित किया। जहां भारत भूमि लॉर्ड कर्जन के लिए कर्तव्य भूमि है, तो वहीं भारतीयों के लिए यह कर्म भूमि है। अगर कर्जन अपनी कर्तव्य भूमि से इतना लगाव रखते हैं तो हम भारतीय अपनी कर्म भूमि को कैसे छोड़ सकते हैं, यह बात इन्होंने कही है। आगे देखें तो अगला बिंदु है कि अंग्रेज अधिकारियों के शौक खेल तमाशों के होते हैं, जिसका वर्णन इन्होंने किया। उनका समय उसी में व्यतीत होता है, जबकि भारतीय समुदाय के लोगों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आगे जो पंक्ति है वो यह है कि महारानी के घोषणा पत्र को फौलादी दीवार कहा है इन्होंने। पीछे मत फेंकिए, इसके माध्यम से इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन के मध्य 100 वर्षों के समय को और भारत में उनके कार्यों को रेखांकित किया। जहां कॉर्नवालिस ने भारत का विकास कार्य किया, वहीं कर्जन ने विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया, बल्कि जो विकास हो भी रहे थे उसको भी उन्होंने बाधित कर दिया है। तो उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन हुआ है इसमें। समुद्र को अंग्रेजी राज्य का मल्लाह कहा गया है, इन्होंने कहा है, जबकि पर्वत के उपत्यकाओं को कुर्सी कहा गया।
बिजली को दासी और दूती कहा गया। भारतीयों को सबसे पुरानी जाति पराधीनता सहने वाली कहा गया। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी में सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार हम भारतीयों ने ही किया है। यह दिखाने का पूरा प्रयास बाल मुकुंद गुप्त ने अपने इस निबंध के माध्यम से किया। भारतीयों को श्रम, बुद्धि, विद्या, काम, सहिष्णुता में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह इन्होंने सिद्ध किया अपने इस निबंध के माध्यम से। हम हिंदुस्तानी निम्न कार्य कर सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त यह दिखाना चाहते हैं अपने निबंध के जरिए कि हम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, फारसी वालों की भांति फारसी बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में अंग्रेजों की नकल कर सकते हैं, अपने कंठ और ताल को अंग्रेजी के सदृश बना सकते हैं, और केवल 2 बातों में अंग्रेजों से पीछे हैं। अपने शरीर के काले रंग को गोरा नहीं कर सकते, अपने भाग्य को उनके बराबर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इन्होंने अपने निबंध में बताई कि भारतीय अंग्रेजों से किसी भी मायने में पीछे नहीं है। भारत की 2 चीज़ें अजीब बताई गई, तो इसीलिए भारत को नमक का खोज बताया गया है। इन्होंने मतलब 2 चीज़ें बताई हैं, जल और नमक। आगे देखेंगे तो राजा की तुलना कृष्ण से और कर्जन की तुलना उद्धव से की गई है। राजा और प्रजा के मध्य अंतर को रेखांकित किया गया। राजा के दर्शन वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे द्वितीया के चंद्रमा, जैसे दूज का चांद वैसे। कर्जन को उनके कर्तव्यों को याद दिलाना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। भारतीयों के अस्त व्यस्त जीवन का वर्णन भेड़ सुअर जैसे जीवन जीने के लिए बाध्य है, उनके आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। मतलब उन्होंने उजागर किया कैसे अस्त व्यस्त जीवन है भारतीयों का, भेड़ सुअरों की भांति वो जीवन जीने को बाध्य हैं। उस चीज़ को बाल मुकुंद गुप्त ने अपने इस निबंध में उजागर करने का पूर्ण प्रयास किया है। बंगाल के अकाल का वर्णन है। आवासीय समस्या को रेखांकित किया गया। शिव शंभू ने अपने आप को पागल गूंगी प्रजा का वकील कहा। संसार की क्षणभंगुता का वर्णन किया है। भारतीयों के करुण भावना का वर्णन किया है। कर्जन के काल को घोर दुखांत का समय कहा, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों के समान नचाया है। इसीलिए कर्जन को ईश्वर और सम्राट के बाद तीसरा स्थान इन्होंने अपने इस निबंध में देने का कार्य किया है। अर्थात एक तरीके से हम देखें तो व्यंग इन्होंने किया है। अयोग्य लोगों को उच्च पदों पर बिठाए जाने का वर्णन है कि कैसे उस समय अयोग्य लोगों को उच्च पदों पर बैठाया जाता था। तो यह हमारा निबंध था शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। इसके अगर हम कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्ति हैं उसकी बात करें तो एक पंक्ति है, बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय हो गया है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। तो एक तरीके से उन्होंने व्यंग किया हुआ है। आगे अगर हम देखें तो कुछ अन्य चीज़ें हैं। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंद हैं। उन्होंने उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम करवाइए, चाहे उन्हें विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कराइए, वो हाजिर हैं। एक अन्य पंक्ति है कि माई लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु में उसका जन्म होता है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। यह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और हृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत में आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठेठे ठोंक कर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते फिरता है। उसके मुंह में खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। तो यह इन्होंने इस अपने निबंध के माध्यम से बताने की कोशिश की है। एक अन्य पंक्ति है कि वह और कोई नहीं यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। उसी को उस कठिन दशा में, उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम बना देती है। तो ये कुछ पंक्तियां थी शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की। तो इस निबंध में बस इतना ही। एक अन्य निबंध के साथ मिलते हैं, इसमें बस इतना ही। आगे जो हमारा निबंध है वो है संस्कृति और सौंदर्य। यह निबंध है नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने यह निबंध लिखा है। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हें हम देखेंगे संस्कृति और सौंदर्य निबंध की। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट।
मूल रूप से अगर हम देखें तो यह आलोचनात्मक निबंध है जिसका संकलन नामवर सिंह ने अपनी आलोचनात्मक ग्रंथ दूसरी परंपरा की खोज में किया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकाशन की बात करें तो 1982 ईस्वी में हुआ था। इस आलोचनात्मक ग्रंथ में कुल 8 आलोचनात्मक निबंध हैं। इस निबंध का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को व्यापक रूप में रेखांकित करना और समकालीन संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करना है। इस निबंध के केंद्र में नामवर सिंह ने 2 शब्दों को रखा है, पहला सभ्यता और दूसरी संस्कृति। नामवर सिंह ने समकालीन संदर्भों में संस्कृति के प्रति अत्यधिक आसक्ति और मोह को जड़ता बताया है। इसके साथ ही इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्कृति एवं चिंतन को भी उजागर किया। इसी के माध्यम से कुछ ऐसे इतिहासकारों पर भी इन्होंने व्यंग किया जिन्होंने खुद को आधुनिक और प्रगतिशील संस्कृति का प्रवर्तक कहा है। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लालित मीमांसा के 3 सूत्रों का वर्णन किया है, जैसे सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। सौंदर्य एक सृजन है जो मनुष्य की क्षमता का परिणाम है। ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं जो उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। नामवर सिंह ने द्विवेदी जी के सात्विक सौंदर्य बोध को निराला के सौंदर्य बोध से जोड़कर दिखाया, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधुनिक एवं प्रगतिशील होने का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे अगर हम देखें तो नामवर सिंह ने द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है और वह सौंदर्य सृजन की व्यापार है। आगे अगर हम बात करें, सौंदर्य सृजन की क्षमता सदैव मनुष्य में अंतर्निहित होती है। सृजन व्यापार का अर्थ बंधनों से विद्रोह है, अतः सौंदर्य भी एक प्रकार का विद्रोह होता है और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो मानव मुक्ति का प्रयास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक का फूल। केवल एक फूल की कहानी न होकर भारतीय संस्कृति की कहानी। इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है नामवर सिंह ने कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक का फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति की कहानी है। हिंदी साहित्य में पहली बार भारतीय संस्कृति एवं सौंदर्य का अध्ययन करने वाले इतिहासकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद किया जा सकता है। ये बात इन्होंने दिखाया है। आगे इन्होंने कहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर के रूप में संबोधित किया। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जिस हम हिंदू रीति रिवाज करते हैं वह आर्य एवं अनार्यों उपादानों का मिश्रण है। हम जिस हिंदू रीति रीतों का प्रयोग करते हैं, मतलब हम जिस भी हिंदू रीति रिवाजों का प्रयोग करते हैं वो आर्यों और आर्योत्तर उपादानों का ही मिश्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ मिलावटीपन है और सब कुछ अविशुद्ध है। आगे बात करें तो अशोक के फूल निबंध का मुख्य उद्देश्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए बताया गया है। इसीलिए नामवर सिंह ने अशोक के फूल निबंध को संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज कहा। ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज कहा है नामवर सिंह ने अशोक के फूल को। रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में भारतीय संस्कृति की मिश्रता को उजागर किया है और उन्होंने मिश्रित संस्कृति का आग्रह किया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए संस्कृत सृष्टि का उन्मेष होती है। उनके विचार में शुद्ध है तो केवल मनुष्य की जिजीविषा और यह इच्छा गंगा की धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र रहती है। तो इन्होंने नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा को उनकी संस्कृति के संदर्भ में जो विचारधारा है उसे इन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इन्होंने बताया कि द्विवेदी जी ने कहा है कि किसी भी संस्कृति में सर्वाधिक महत्व त्याग का होता है, जबकि अज्ञेय का भी विचारधारा को इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि अज्ञेय ने संस्कृति में सर्वाधिक महत्व संग्राहकता को दिया है। अतः किसी भी संस्कृति के 2 तत्व होते हैं, ग्रहण और त्याग। नामवर सिंह ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने मुख्य समस्या संस्कृति और कला के नाम पर आसक्ति, धर्माचार, सत्यनिष्ठा के नाम पर समाज में व्याप्त जड़ता को ध्वस्त करना था। कहीं न कहीं दिनकर और अज्ञेय की संस्कृति का संबंध राजनीति से है, लेकिन अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्कृति का संबंध देखें तो मानव कल्याण से है। इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। एक तरह से अगर हम देखें नामवर सिंह ने दिनकर, अज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मध्य।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध साहित्य के मर्म में संस्कार संस्कृति के विकास में बाधक बताया और यह संस्कार देश और जातिगत है। जो इन्होंने संस्कार को बाधक माना है वो संस्कार देश और जातिगत वाले संस्कार हैं। इन संस्कारों की परिणति वर्जनशीलता में होती है। निबंध में आर्य एवं आर्येतर जातियों के अवदान की चर्चा की गई है, जिसमें आर्य की श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है और इस बात से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरी परंपरा की खोज करने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने निबंध के जरिए बताने की कोशिश की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद ने भारतीयता की दुहाई दी है। ये भी इन्होंने बताया। कब दी है? तो जयशंकर प्रसाद ने अपने निबंध रहस्यवाद में सौंदर्य की अनुभूति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने रहस्यवाद की प्रक्रिया का प्रारंभ ऋग्वेद से माना है और इसका प्रवर्तक इन्होंने इंद्र को बताया। किसने बताया है? जयशंकर प्रसाद ने। द्विवेदी जी ने प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा का श्रेय गंधर्व, नाग, द्रविड़ और आर्येतर जातियों को देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महाभारत और कालिदास के काव्य ग्रंथों की तुलना करते हुए बताया कि दोनों में दो चीज़ें हैं। महाभारत में तेज है, दृष्टता है, अभिव्यक्ति का वेग है, जबकि आर्य दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है, व्यंजना की छटा है और ये आर्येतर है। आगे हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जिसे आर्यों में स्थान देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी को अनार्यों में अर्थात आर्येतर में स्थान देते हैं। प्रसाद ने नैतिकतावाद का खंडन करने के लिए सुंदर की परंपरा को स्पष्ट किया, तो द्विवेदी जी ने अपनी ही परंपरा के अंदर आर्येतर तत्वों के मिश्रण के रूप में विवेचित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विलासिता और कलात्मक विलासिता में अंतर को अच्छी तरीके से रूपांतरित किया है। तो ये बातें थी कुछ निबंध इस निबंध के संदर्भ में, जो कि नामवर सिंह जी का निबंध था। तो इस निबंध में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य निबंध के साथ। आगे जो हमारा निबंध है वो है शिव मूर्ति। यह निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र ने इस निबंध को लिखा है और इस निबंध में अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र ने शिव मूर्ति निबंध को लिखा। इन्होंने उन लोगों के लिए इस निबंध को लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। तो उनके लिए इन्होंने यह निबंध लिखा है शिव मूर्ति। तो चलिए हम इस निबंध को देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस निबंध को लिखा। मिश्र जी ने भारतेंदु युगीन निबंध लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जाता है। शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा है। शिवमूर्ति निबंध की अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों और भारतीय मनीषियों की वाणी की महत्ता के रूप में स्थापित किया था और उन्होंने जन जागरण के संदेश के रूप में दिया था। इस निबंध में भारतीय कला एवं संस्कृति का उपपाठ अंतर्निहित है। निबंध में प्रतीकों का प्रयोग है। प्रतीक के माध्यम से बड़े ही सहज एवं सरल ढंग से भारतीय कला एवं संस्कृति को प्रतिबिंबित किया गया है। आगे देखें तो मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से भारत के शिक्षित वर्ग की उस मनोदशा का उजागर किया है जिसमें वे भारतीयता, भारत की संस्कृति एवं कला के प्रति उदासीन दिखाई पड़ते हैं। शिव शंभु निबंध का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में सभी मनुष्य मेल जोल के साथ रहें तथा आपसी बैरभाव से दूर रहें। निबंध में नास्तिकता के स्थान पर आस्तिकता पर विचार पर बल दिया गया और यही आस्तिकता को अग्राह्य बताया गया जो केवल शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित है। आगे देखें तो निबंध में मानव समाज को ईश्वर और धर्म के नाम पर होने वाले उन्माद और अराजकता से दूर रहने का सुझाव दिया गया, जो कि निबंध की प्रासंगिकता को वर्तमान समय में सिद्ध करने का कार्य करता है। इन विचारों को देखकर ऐसा लगता है कि निबंधकार कबीर के दर्शन से प्रभावित हैं। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है कि जो निबंधकार है वो किसके दर्शन से प्रभावित दिखता है या निबंध में किसके दर्शन का प्रभाव दिखता है, तो कबीर दर्शन का। निबंध में सामान्यवादी विचारधारा देखने को मिलती है जिसमें शैव और वैष्णव दोनों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
इस विशेषता को देखकर ऐसा लगता है कि निबंधकार तुलसीदास के समन्वयवादी विचारधारा में से प्रभावित है। आगे बात करें निबंध की अन्य विशेषताओं पर, तो इसमें अंधी आस्था के स्थान पर तर्क संगतता की प्रधानता की गई है। तर्क को प्रधानता दिया गया है अंधी आस्था के स्थान पर। निबंध में भारतीय बंधुत्व और विश्व बंधुत्व का दर्शन देखने को मिलता है, जिसे लोकतांत्रिक एवं सह अस्तित्व का दर्शन भी कहा जाता है। विश्व की सभी प्राणी ईश्वर की प्रजा हैं, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इस निबंध में पहले मूर्तिकार की चर्चा की गई, बाद में धातुओं की, फिर रंगों की और अंत में आकार की। ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, भगवान शिव के माध्यम से देशवासियों को विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया गया है। इस निबंध के माध्यम से ग्राम देवता के रूप में भूतनाथ का वर्णन किया गया, जिसे अकथ्य, अतर्क और अचिंत्य कहा गया है। ईश्वर को निराकार कहा गया क्योंकि वह मनुष्य की भांति नाड़ी आदि के बंधनों से मुक्त होता है। निबंध में एक हाथी के माध्यम से मनुष्य के स्वभावों की चर्चा की गई। जैसे हाथी के दांत को स्पर्श करने वाला व्यक्ति उसे खूंटी के समान बताएगा, तो वहीं दूसरी ओर कान को स्पर्श करने वाला व्यक्ति सूप की परिकल्पना करेगा। यदि किसी व्यक्ति का हाथ हाथी के पैरों को स्पर्श करे तो वह पैर न होकर खंभे के समान प्रतीत होंगे, परंतु वास्तविकता में हाथी जो है वो ना तो खूंटे के समान है न खंभे के समान है। तो ये चीज़ें इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। कभी कभी जो चीज़ें हमें जैसे दिखती हैं वो वैसे होती नहीं है, और हर व्यक्ति के किसी भी वस्तु को देखने का अपना अपना नज़रिया हो सकता है। तो ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है अपने इस निबंध में। इसके अलावा इस बिंदु के माध्यम से निबंधकार बताना चाहता है कि मूर्तियों के आकार को देखकर उसके वास्तविक रूप की परिकल्पना कर लेते हैं। ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप की चर्चा करते हुए उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस निबंध में निबंधकार ने बताया कि जितना ज़्यादा मानव ईश्वर से संबंध रखेगा, उतना ही ज़्यादा वह मन, बुद्धि, शरीर से परमार्थ भाव से दूसरों के लिए मंगल कार्य कर सकेगा। निबंध में उन लोगों पर व्यंग किया गया जो केवल दिखावेपन के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसीलिए निबंधकार ने कहा कि ऐसे लोगों को भक्ति छोड़कर कमाने, खाने और पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, जिसमें वे अपना वर्तमान समय में ईश्वर को माता और पिता के रूप में प्रतिबंधित किया गया। इसमें जो है वो माता और पिता को ईश्वर के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने ऐसे लोगों को ईश्वर का जो दिखावेपन के लिए सिर्फ भक्ति करते हैं, उनको इन्होंने कहा कि भक्ति छोड़कर आप सिर्फ अपने कमाने, खाने, पढ़ने, लिखने में ही अपना समय जाया करें, दिखावेपन में नहीं। और आगे अगर हम देखें तो जब हम ईश्वर की परिकल्पना साकार रूप में करते हैं तो उसकी व्यापकता का बोध होता है, लेकिन जब हम उसके निराकार रूप को व्यक्त करते हैं तो उसके अस्तित्व का बोध होता है। ये बात इन्होंने बताई। निबंध में इस बात को इंगित किया गया कि जो लोग ईश्वर के साथ अपना जीवन संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोगों का मनोरंजन करना भी निबंध का उद्देश्य हो सकता है। निबंध में ईश्वर की मूर्तियों के अनेक प्रकार बताए गए हैं। हर प्रकार का अपना एक विशेष उद्देश्य है। अधिकांश मूर्तियां पाषाण की होती हैं, क्योंकि पाषाण हमारी दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, क्योंकि विश्वास की नींव पत्थर पर ही आधारित है और धर्म पत्थर है। धातु की मूर्तियों में धातु दयाशीलता का प्रतीक है। पन्ना पुखराज की मूर्तियां अमीर के साध्य का प्रतीक है। ईश्वर की प्राप्त करनी है तो हमें निर्धन बनना पड़ेगा, क्योंकि धन और गुण की कोई आवश्यकता उसके लिए नहीं होगी। गोबर की मूर्तियों में गोबर आत्मिक रोगों का नाशक और कुवासना रूपी दुर्गंध को हरने वाला बताया गया है। निबंध में मूर्तियों का रंग 3 प्रकार के बताए गए। श्वेत जो कि शुद्ध और स्वच्छता का प्रतीक है, लाल जो कि अनुराग और ऐश्वर्य का प्रतीक है, काला जो कि पक्के मन का प्रतीक है। प्रेम देव भी काले रंग के समान पक्के होते हैं, जो सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। शिव मूर्ति का आकार लिंगाकार होता है। आगे अगर हम बात करें तो विष्णुदेव की मूर्ति प्रेमोत्पादनार्थ का प्रतीक है, जबकि भैरव बाबा भय एवं भयानकता के प्रतीक हैं, जो हमारे शत्रुओं के लिए भय उत्पन्न करते हैं। शिव मूर्ति एक प्रतीक परक शब्द है, जिसका अर्थ प्रेम या कल्याण होता है। शिव मूर्ति के अनेक नाम भी बताए गए, जैसे हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर और प्रेमेश्वर। आगे बात करें, यदि इंसान के हृदय में प्रेम रूपी तत्व विद्यमान है तो संसार के सभी पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याणकारी हैं। प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, और धर्म
बेसिर पैर का काम है और स्वर्ग शेख चिल्ली के महल के समान है। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है निबंध में। आगे हम बात करें तो मुक्ति को प्रेत की वहन के समान बताया गया। निबंध में पंचमुखी मूर्ति का वर्णन है, जिसमें 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक, जबकि 5वां मुख प्रेममयी वाणी का प्रतीक है, जो केवल प्रेमियों के सुनने में आता है। तो ये सारी बातें थी इस निबंध के संदर्भ में। शिवमूर्ति निबंध जो कि प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने सभी बता दिए हैं। आगे हम अपना दूसरा निबंध देखेंगे। इस निबंध में बस इतना ही। हमारा अगला जो निबंध है वो है कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। कई बार परीक्षाओं में इससे तो जरूर प्रश्न, कोई ना कोई 1-2 प्रश्न तो जरूर ही आता है। तो इस निबंध को हम फटाफट देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है नामक निबंध की रचना इन्होंने की है, जो कि एक विचारात्मक निबंध है। यह निबंध इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध का सर्वप्रथम प्रकाशन 1909 में ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखें तो निबंध की जो शुरुआत है वो समाज शैली से होती है। समाज शैली को सूत्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस निबंध को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया गया है। फटाफट देख ले रहे हैं हम क्यों कौन कौन से शीर्षक हैं। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सभ्यता के आवरण और कविता, दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, तीसरा है मार्मिक तथ्य या व्यंग, चौथा है काव्य और व्यवहार, पांचवा है मनुष्यता की उच्च भूमि, छठा है भावना या कल्पना, सातवां है मनोरंजन, आठवां है सौंदर्य, नौवां है चमत्कार, 10वां है कविता की भाषा, 11 है अलंकार, 12 है कविता पर अत्याचार और 13 है कविता की आवश्यकता। तो ये सारे इन्होंने विभाजन किए हैं अपने इस निबंध की शीर्षक के रूप में इन्होंने रखा है। निबंध में आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा गया है, जबकि हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कविता को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की मुक्ति की साधना को मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वही कविता है। कविता का मुख्य कार्य जो है वो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ बंधनों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाना है। अनुभूति योग के अभ्यास द्वारा हमारे लोक जो मनोविकार हैं वो परिष्कार एवं श्रेष्ठ सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा एवं निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हृदय भी अनेक भावात्मक है। शुक्ल जी ने कहा है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि इसके साथ साथ बिंब ग्रहण भी करना अपेक्षित है। जहाँ कभी अपने सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आवृत्ति और उसके आसपास की परिस्थितियों का परस्पर संश्रित विवरण देता है, तो वहीं पर बिंब ग्रहण होता है। इसके अलावा शुक्ल जी ने कहा कि कविता में नई शक्ति का प्रवाह 2 परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। पहला, जब जीवन प्रवाह क्षीण एवं शुष्क पड़ने लगे, और दूसरा, जब हमारे जीवन में शहरी विषमता आने लगे। आगे शुक्ल जी ने कहा कि मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसाय प्रधान या विचारात्मक होकर विस्तृत होती है। इन्होंने आगे कहने का प्रयास किया कि भावात्मिकता वृत्ति जो होती है मनुष्य को धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करती है। कविता जो है वो भाव प्रसार द्वारा कर्म क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। कवि वाणी के प्रसार द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद कोश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत कुछ प्रधानता भी दी गई है। कल्पना 2 प्रकार की इन्होंने मानी है। एक विधायक जिसका संबंध कवि से है, दूसरा ग्राहक जिसका संबंध पाठक से इन्होंने माना है। किसी भी कवि की काव्य दृष्टि निम्न क्षेत्रों में इन्होंने माना है। पहला, नर क्षेत्र के भीतर जो मनुष्य तक ही सीमित है, और दूसरा मनुष्येतर बाह्य सृष्टि से जो कि मनुष्य से इतर पशु पक्षी तक सीमित है। एक अन्य क्षेत्र भी माना है इन्होंने समस्त चराचर में, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में। आगे देखें तो कविता जो है वो सौंदर्य एवं कुरूपता का प्रत्यक्षीकरण कराती है। कविता विकसित कमल का सौंदर्य मन में लाती है। सौंदर्य का संबंध मनुष्य के अंत भीतरी पक्ष से होता है। शुक्ल जी ने बताया कि निबंध में उपासना को भाव योग का ही एक अंग इन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे अगर हम देखें तो निबंध में कविता से होने वाले लाभों की भी चर्चा की गई है, जैसे अपने आप को मुक्त रखना, रस दशा में डूबे रहना, मधुमती भूमिका या आनंद की अनुभूति, हृदय में आनंद का संचार होना, ईर्ष्या छल छद्म जैसी तुच्छ वृत्तियों से ऊपर उठना।
आगे इन्होंने चमत्कार की भी चर्चा की है। चमत्कार में अनूठे शब्दों का प्रयोग महत्वपूर्ण बताया गया और चमत्कार को मनोरंजन की वस्तु इन्होंने माना है। प्रस्तुत वस्तु की विलक्षणतापूर्ण अभिव्यक्ति ही चमत्कार है, ये कहते हैं। चमत्कार के लिए अद्भुत रस का आलंबन होता है। चमत्कार के लिए वर्ण विन्यास की विशेषता, वाक्य की वक्रता, वचन भंगिमा आदि होते हैं। शुक्ल जी ने सौंदर्य के संदर्भ में निम्न बातें कही। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है और सुंदर वस्तु से सौंदर्य अलग नहीं होता। जब कोई व्यक्ति स्वयं को भूलकर वस्तुओं में तादात्म्य हो जाता है तो उसे सौंदर्य कहा जाता है। इसलिए सौंदर्य के बारे में बाहर या भीतर का अंतर करना व्यर्थ है। आगे इन्होंने कहा है कि अलंकार को काव्य का सर्वस्व बताया, लेकिन अलंकारों की अधिकता काव्य सौंदर्य के लिए नुकसानदायक भी बताई है। इन्होंने कहा कि भाषा के संदर्भ में इन्होंने कुछ बातें कही। भाषा कविता का प्राण होती है, ये इनका मानना है शुक्ल जी का। ये कहते हैं कि निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के रूप में रखने वाली कविता की ओर संकेत किया और यह प्रक्रिया भाषा के माध्यम से ही होती है। व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग कविता में अधिक करना चाहिए, इनका मानना है। मूर्त विधान भाषा की सार्थकता होती है। मानव के मन में मूर्त रूप की स्थापना करना कविता का कार्य है। इस मूर्त विधान के लिए तथा कविता के नाद सौंदर्य के लिए संगीत का सहारा लिया जाता है, क्योंकि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये बातें भी शुक्ल जी ने अपनी इस निबंध में कहा हुआ है। कविता में व्यक्ति नामक वाचों की चर्चा की गई है, नामों की चर्चा की गई है। कविता की आवश्यकता मानव समाज में मनुष्यता को जगाए रखने के लिए होती है। मनुष्य अपने जीवन, अस्तित्व एवं स्वार्थ हित में अपने विचारों, भावों एवं व्यापारों को दूसरे मनुष्यों के भावों, व्यापारों के साथ विनिमय करता हुआ कभी लड़ता झगड़ता है, कभी सामंजस्य बैठाता है, और इसी निरंतर चलने वाले संघर्ष क्रम का नाम ही इन्होंने जीवन कहा है। काव्य साधना को भाव योग भी कहा है और इस भाव योग को कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष इन्होंने माना। कविता के 3 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें से नर क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन्होंने माना। शुक्ल जी का मानना है कि प्रकृति के चित्रण में अर्थग्रहण के स्थान पर बिंब ग्रहण को अधिक महत्व दिया। कवि की सृष्टि नाद सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य दोनों के संयोग से होती है। भाषा के साथ रस और भाव को कविता का प्राण कहा गया है। अलंकारों के जबरदस्ती प्रयोग का विरोध किया, क्योंकि मानव हृदय के स्रोतों से अलंकार का विशेष संबंध नहीं होता, ये शुक्ल जी का मानना है। तो ये इतने ही निबंध थे कविता क्या है के निबंध के संदर्भ में, जो कि शुक्ल जी का महत्वपूर्ण निबंध है। बाकी आप निबंध पढ़ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण निबंध महत्वपूर्ण है, तो आप सभी निबंध पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण कथन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इस निबंध में बस इतना ही। मिलते हैं एक अन्य नए निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा अगला जो निबंध है, अंतिम निबंध है, वो है उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेक की राय का निबंध है। इस निबंध के संदर्भ में अगर हम बात करें जल्दी तो यह निबंध 10 निबंधों का एक संग्रह है। इसमें 10 निबंध इस प्रकार हैं। कुछ निबंध हैं इसमें, निबंध हैं जैसे इसमें है, पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। पहला निबंध है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। दूसरा है नमो वच्छेमः। तीसरा है उठ जाग मुसाफिर, यह अपूर्ण निबंध है और यही हमको पढ़ना है। केना, सोनावानी गांव के पास की नदी है। ग्रीष्म बहार, तथा हकीम, 3 डंडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। तो ये 10 निबंध थे। फटाफट हम इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध की शुरुआत किस्सा गोई शैली से होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह निबंध अंत तक आते आते विभिन्न संदर्भों और तर्कों से होकर वैचारिक हो जाता है। निबंध में कथात्मकता के साथ साथ काव्यात्मकता और वैचारिकता को महत्व दिया गया। इस निबंध की शुरुआत मास्टर साहब जगदीश बाबू से मिलने जाने की कथा से होता है। निबंध में कल्पना को भी आधार बनाया गया। जब निबंधकार सोचता है कि मास्टर साहब की स्थिति पहले जैसी होगी और पहले जैसे ही तन मन से स्वस्थ होंगे, उतनी ही तन्मयता से मिलेंगे। धरती को माता, मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्ग लोक से प्यारी कहा है और पुरुष को परमात्मा रूपी पिता बताया गया। जीवन को साधना का सार इस निबंध में कहा गया है। निबंध में वैचारिक अनुशासन और कथात्मक प्रवाह का समन्वय दिखाई पड़ता है। निबंध में कविता की तरह लय और कला जैसी सजग चित्रात्मकता हमें देखने को मिलती है। निबंध में ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी रागात्मकता, लोक संस्कृति का वर्णन है। ऐसा लगता है कि निबंधकार जो है वो अपने गांव सोनवानी की ही कथा कह रहा है। निबंध में ग्रामीण अंचल में व्याप्त प्रेम एवं भाईचारे के सहयोग का भी भाव हमें देखने को मिलता है। निबंध में
पुरातनता का मोह एवं परंपरा के अस्तित्व पक्ष को बचाए रखने का भाव प्रस्तुत किया गया है। गांव की पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में व्याप्त वैचारिक अंतर्द्वंद और दोनों के अंतर को भी रेखांकित किया गया। निबंध में ग्रामीण किसानों की दयनीय दशा का चित्रण है, जिसका मुख्य कारण नवीन विकास, नई खेती नीति, नए नए साधन संपन्नता, सुविधा तंत्र और व्यापारिक खेती को बताया गया। देश की आज़ादी के बाद व्यवस्था के नए तंत्र में पिसने वाले गांवों का चित्रण किया गया है, जिससे नुकसान गांव को हुआ है। शहर तो आधुनिकता के दौर में आगे निकल गए हैं और गांव आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पीछे होते जा रहे हैं। निबंध में अंचल विशेष की बोली बानी, तीज त्योहार, रहन सहन, सुख दुख, आशा निराशा, छल प्रपंच, साथ ही साथ वहाँ की सामाजिक पहचान को भी वर्णित किया गया। निबंध की भूमिका में विवेकी राय कहते हैं कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने के लिए संभावना नहीं है, लेकिन मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उभरा है। अवश्य ऐसा लगा कि ललित निबंध ठहरी हुई एक नई विधा है, इसीलिए अंचल विशेष ही विवेकी राय के साहित्य का प्रेरणा स्रोत है। वही इनके निबंध का छंद है, राग है, साज है और आवाज़ है। इस निबंध के माध्यम से शहरों में हो रहे निरंतर विस्तार एवं गांव में प्रवेश करने वाले शहरीपन को इंगित किया गया। अंधाधुंध शहरीकरण का विरोध और पुनरुत्थान को निबंध में नकारा गया है। पुरातन परंपराएं, रीति रिवाज वर्तमान वैश्विकता के बीच आकार मानव आज के ग्रामीण जीवन की अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। निबंध में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। निबंध को पढ़ने पर लगता है कि अपने ही गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग आज की नई पीढ़ी पढ़े लिखे युवकों को अपनी स्मृति की दुनिया का सैर करा रहा है। निबंध में लेखक का किसानी मन भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। लेखक का प्रकृति के प्रति लगाव भाव भी दिखने को मिलता है। इसके माध्यम से किसान और प्रकृति के आपसी संबंधों को रेखांकित किया जा सकता है। वृक्ष को देवता मानकर उसका मानवीय संबंध जोड़ा गया है। निबंध में उपनिषद और गीता के कर्म का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा निबंध के केंद्र में मास्टर साहब और शरदचंद को रखा गया। मास्टर साहब ने गाँव के जिन पुस्तकालयों की स्थापना की है, उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार को रेखांकित किया गया। पुस्तकालय पूरे भारतवर्ष का यहाँ पे प्रतीक है। निबंध में जवानी और बुढ़ापा के माध्यम से प्राचीनता एवं नवीनता की तुलना की गई। जहाँ जवानी संचय और सुंदर का प्रतीक है, वहीं बुढ़ापा दान और महान होता है। आगे अगर हम देखें तो खादी वस्त्रों के माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर बल दिया गया। नवीन पीढ़ी के द्वारा प्राचीन पीढ़ी के प्रति उपेक्षा के भाव होते हैं, यह भी इस निबंध में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। निबंध में बताया गया कि समय की सापेक्षता के अनुसार सभी को चलना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए स्थायित्व तो नहीं ग्रहण करता। निबंध में नियत एवं जीविका के संघर्ष को भी रखा गया। शिक्षक की सादगी को व्याख्यायित किया गया है। साथ ही साथ निबंध में बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों का भी वर्णन है। वृद्धावस्था में आत्मलीन की मनोदशा को उभारा गया और जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, यह बोध भी हमें इस निबंध में देखने को मिलता है। निबंध में माँ को चंदन की गंध और रेशम की तार के समान माना गया। अपने और पराये के भावना से ऊपर उठने का बोध कराया गया है। निबंध में राष्ट्रवादी स्वर एवं राष्ट्र के प्रति जो भाव है, समर्पण है, सेवा भाव है, उसका वर्णन है। आत्मजागरण और राष्ट्र जागरण का वर्णन है। आत्मजागरण बनाम राष्ट्र जागरण का वर्णन है। भारत में मूल समस्या सोने की बताई गई है, जिसकी वजह से भारत देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा। अगर हमें उसे स्वतंत्र कराना है तो प्रत्येक मुसाफिर को अब उठना होगा, जागना होगा और एकजुट होना होगा। निबंध के अंत में इसी का बोध कराया गया है। परमात्मा से निवेदन किया गया कि भारत के गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य साहस उत्पन्न हो। आगे अगर हम देखें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद की यथार्थ स्थिति को उजागर किया गया तथा राजनीति से मोह भंग भी हमें इस निबंध में देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार का वर्णन है। वास्तविक माता से ज़्यादा महत्व मातृभूमि को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया। वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की हानियों का भी परिचय कराया गया है हमारे इस निबंध में। तो ये थे हमारे संपूर्ण निबंध जितने भी सिलेबस में लगाए गए हैं। उम्मीद है इसमें आपको परीक्षा में ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में बन सकते हैं इस निबंध से, वो सभी हमने कराया। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आएगा सब पूरे ही निबंधों के ऊपर। जो भी प्रश्न आज तक निबंधों से जुड़े परीक्षा में पूछे गए हैं उन सब पर एक वीडियो होगा। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।